हेलो ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप लोग। मैं धीरज स्वागत करता हूं आप लोगों का। एक्चुअली हम लोग 1.3 एक्सरसाइज कंप्लीट किए थे पिछले दिन। आज मैं आप लोगों का एक्सरसाइज 1.4 के लिए कुछ थ्योरीज बताऊंगा, राइट। एंड उसके बाद हम लोग फिर एक्सरसाइज 1.4 करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं। एक्सरसाइज 1.4 में है हमारा वेन डायग्राम। वेन डायग्राम को पहले समझते हैं। एंड वेन डायग्राम से कैसे हम लोग सेट को रिप्रेजेंट करते हैं, वो सारा चीज पहले मैं आपको बताऊंगा। एंड इसके बाद एक्सरसाइज 1.4 करते हैं, ठीक है। तो हम लोग अभी कर रहे हैं एक्चुअली 11th का मैथ है, सेट चैप्टर फर्स्ट है। एंड फर्स्ट चैप्टर है 11th का। एक्चुअली हमें क्या पढ़ना है, वेन डायग्राम। ठीक है ना। तो सबसे पहले तो यह है कि वेन डायग्राम एक्चुअली क्या है। वेन डायग्राम हम किसको कहते हैं, वेन डायग्राम किसे कहते हैं। डायग्राम से तो पता चल रहा है कि कुछ तो डायग्राम होगा। वेन क्या है, एक साइंटिस्ट का नाम है जिसके नाम पे वेन डायग्राम, जिसने मतलब बताया है कि वेन डायग्राम से सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए उनके नाम पे पड़ गया वेन डायग्राम। वेन डायग्राम में होता क्या है कि डायग्राम के द्वारा हम दिखाते हैं सेट को। एक होता है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट को हम लोग दिखाते हैं रेक्टेंगल के द्वारा। एंड उसका जो सबसेट होता है उसको हम कर्व या सर्कल के द्वारा दिखाते हैं। क्योंकि ऐसा होता है, यूनिवर्सल सेट है एंड उसके उसमें ये रेक्टेंगल है एक्चुअली, ये आई थिंक सो, हाँ ये है रेक्टेंगल। एंड सर्कल या कर्व होगा जिसके द्वारा हम इसकी सबसेट होगा। इसको हम बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट। एंड इसको क्या बोलेंगे, सबसेट। ठीक है, यूनिवर्सल सेट होगा और वो सबसेट होगा। ये पता है, ये रेक्टेंगल है और ये क्या है, सर्कल है या कर्व होगा। ठीक है। तो वेन डायग्राम में हम अक्सर जो रिप्रेजेंट करते हैं तो एक ही मेथड है, रेक्टेंगल और कर्व के द्वारा। ठीक है। अब इसमें आगे हम देखेंगे। एक मैं एग्जांपल एक बताता हूँ, जैसे मान के चलिए एक एग्जांपल है कुछ भी यूनिवर्सल सेट हमारे, अच्छा हाँ, यूनिवर्सल सेट को तो आपको पता है कि यू से दिखाते हैं। ठीक है। अब हमारे पास यू दिया हुआ है 1 2 3 4 और ऐसे ही दिया हुआ है 10 तक। ठीक है। एंड ए दिया हुआ है 2 4 6 8। तो इसको हम रिप्रेजेंट करना है हमें वेन डायग्राम के द्वारा। तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, हमने यूनिवर्सल सेट के लिए रेक्टेंगल ले लिया और एक ले लिया सर्कल। सर्कल के अंदर आएगा सबसेट आएगा। ठीक है। एक को हम यहाँ लिखते हैं, 2 है 4 है 6 है 8 है, 2 4 6 8। ठीक है, 2 4 6 8। अब बचा क्या, 1 बचा, 3 बचा, 5 बचा, 7 बचा। देखते हैं कैसे 1 3 5 7 बचा है। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब लेकिन 8 तक ही तो नहीं है यूनिवर्सल सेट जो हमारा, वो तो 10 तक है। तो एक 9 भी और एक 10 भी। इसमें जो लिखते हैं ये नंबर को, किसी को कहीं भी लिख सकते हैं, 5 यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ भी कहीं भी, किसी को भी कहीं भी लिखेंगे, आप लोगों को वैसे पता भी होगा। और ये जो सर्कल के अंदर होगा वो हमारा ए है, 2 4 6 8। ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं रेक्टेंगल में पूरा। अब मान के चलिए ये नहीं है, फिर भी तो ये यूनिवर्सल सेट के अंदर ही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और जब ये सर्कल है तो सर्कल में ये आ गया कि सर्कल का जो है मेंबर वो ये 2 4 6 8 है और ये सारा मेंबर यूनिवर्सल सेट का मेंबर है। ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसके अंदर कुछ ऑपरेशंस हैं। ऑपरेशंस में हम क्या देखेंगे, यूनियन ऑफ सेट, इंटरसेक्शन ऑफ सेट एंड डिफरेंस ऑफ सेट। तो एक बार देखते हैं ऑपरेशन ऑन सेट्स। ऑपरेशन ऑन सेट्स, इसमें हमें पढ़ना क्या क्या है। फर्स्ट में पढ़ना होगा यूनियन ऑफ सेट, यूनियन ऑफ सेट्स। दूसरा है इसका इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स एंड तीसरा होगा डिफरेंस ऑफ सेट्स। ये एक्चुअली 3 चीजें।
मैं अभी बताता हूँ, लेकिन इसको थोड़ा सा इलोबरेट करके बताऊंगा। अभी मैं इजीली बताता हूँ। यूनियन में क्या हो जाएगा, जब दो सेट दिया हुआ होगा ना, तो दोनों को कंबाइन करके लिखेंगे, दोनों को कंबाइन करके लिखेंगे यूनियन में, लेकिन जो रिपीट होगा, जो कॉमन है, उसको नहीं लिखेंगे। क्या है यूनियन में, ऐसे याद रखना है कि जो ए में भी है और बी में भी है, दोनों को रखेंगे, लेकिन जो कंबाइन है उसको नहीं रखना है, उसको छोड़ के। ठीक है। अब इसके बाद इंटरसेक्शन में क्या करना है, इंटरसेक्शन में उसी को लिखना है जिसको हमने यूनियन में छोड़ दिया था। यूनियन किसको छोड़ा था, कॉमन वाले छोड़ा नहीं था, मतलब कि कॉमन वाले को एक बार ही लिखा था। तो कॉमन वाला जो भी है उसको सिर्फ लिखना है इंटरसेक्शन में, उसके अलावा जो है उसको छोड़ देंगे। इसके बाद डिफरेंस में क्या लिखना है, डिफरेंस में यदि कह रहा है ना कि ए डिफरेंस बी, मीन्स ए माइनस बी यदि हमें बताना है, तो जो मतलब सिर्फ ए को लिखेंगे, और ए में भी उसको नहीं लिखेंगे जो बी में है, सिर्फ ए को लिखेंगे, और ए में भी उसको नहीं लिखेंगे जो बी में है। ठीक है, जो बी में है उसको नहीं, सिर्फ ए वाले को लिखेंगे, और बी में जो है उसको छोड़ के। इसको ऊपर में मिटाता हूँ और फिर बताता हूँ इसे। फर्स्ट नंबर जो था यूनियन ऑफ सेट, तो इसको लिखेंगे द यूनियन ऑफ टू सेट ए एंड बी इज, क्या कह रहा है, द यूनियन ऑफ टू सेट ए एंड बी इज द ऑल एलिमेंट ऑफ ए एंड ऑल एलिमेंट ऑफ बी। ऑल एलिमेंट ऑफ is the set which contains which contains all elements of A and all elements of B। अच्छा, एक्चुअली ऐसा भी क्वेश्चंस होता है कि मान के चलिए आपको तो मुझे तो पता है कि यूनियन ऑफ सेट है, तो आप क्या होता है, तो आपने उसको इंग्लिश में लिख दिया। हम लोग कैसे लिखेंगे, इसके जो स्टूडेंट है वो कैसे लिखेंगे, तो आप पहले हिंदी में जान लीजिए, उसके बाद उसको बना सकते हैं इंग्लिश में। क्या कह रहे हैं कि दो सेट का यूनियन क्या होगा, हमें क्या बताना है कि देखिए, कह रहे हैं कि दो सेट का यूनियन होगा ऑल एलिमेंट ऑफ ए का सारा एलिमेंट और बी का भी सारा एलिमेंट, लेकिन उसको छोड़ के, किसको छोड़ के, कॉमन एलिमेंट को छोड़ के। कॉमन एलिमेंट सिर्फ एक बार लिखाएगा, कॉमन एलिमेंट सिर्फ एक बार लिखाएगा। द कॉमन एलिमेंट्स, द कॉमन एलिमेंट्स will the common elements be taken once, taken only it being taken once, only once या once। हिंदी में यदि आपको पता रहेगा कि क्या है तो आप उसको इंग्लिश में लिख सकते हैं। ठीक है, तो हिंदी में क्या होगा कि दो सेट का यूनियन क्या होगा, ए का सारा एलिमेंट, बी का सारा एलिमेंट, ए का भी सारा एलिमेंट, बी का भी सारा एलिमेंट, लेकिन ए और बी दोनों में जो कॉमन है उसको सिर्फ एक बार लिखना है। फिर से एक बार, द यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज द ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए एंड ऑल एलिमेंट्स ऑफ बी। ठीक है, इसके बाद क्या लिखना है, द कॉमन एलिमेंट्स बीइंग टेकन वंस, द कॉमन एलिमेंट्स बीइंग टेकन वंस। बस इतना ही है। अब इसमें क्या है ना, इसके कुछ मीन्स यूनियन ऑफ सेट के सम प्रॉपर्टीज हैं। एक्चुअली इसको मैं दिखाता हूँ पहले, इसको यूनियन ऑफ सेट को यदि डायग्राम, और इसको जो रिप्रेजेंट करते हैं, इसका सिंबल क्या होगा, द सिंबल ऑफ यूनियन ये है, मतलब ये तो हमने एपोस्ट्रोफी लगा दिया है, ये यू की तरह इसको लिखते हैं। ठीक है, और इसको हमें यदि बताना है
ए यूनियन बी, तो क्या इसको लिखेंगे यदि हमें क्या बोलते हैं रोस्टर फॉर्म में लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे x सच दैट x इज एन एलिमेंट ऑफ a एंड x इज एन एलिमेंट ऑफ b, या फिर कॉमा लिख के भी आप लिख सकते हैं x, या ठीक है। ये है सिंबल, क्या होगा इसका, यूनियन का सिंबल होगा ये वाला, इसके ध्यान रखना है, ये वाला इसका सिंबल है, आप लोग पढ़े भी होंगे 9th में भी यूनियन के लिए। और ए यूनियन बी क्या होगा, यदि हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो x सच दैट x इज एन एलिमेंट ऑफ ए, और या x इज द एलिमेंट ऑफ बी। इसको हमें मीन्स की डायग्राम में शो करना होगा, वेन डायग्राम में। तो मान के चलिए ए हमारा ये एलिमेंट है और बी ये एलिमेंट है, तो ए वाला भी पूरा लेना है, ए वाला तो पूरा लेना ही है, ठीक है, ए वाला हमने ले लिया। एक्चुअली एक कह रहा है क्या पता है सर, आपने तो ये ए है पूरा और ये बी है, सर आपने तो बी वाला भी ले लिया, तो हाँ ठीक है, बी वाला भी लेना ही है, ठीक है, बी वाला भी ले लिया। तो ये पूरा जो मीन्स की शेडेड एरिया है वो ए यूनियन बी है, ये क्या है, ए यूनियन बी, ओके। एंड इसमें अब इसके सम प्रॉपर्टीज है, सम प्रॉपर्टीज। तो इसके प्रॉपर्टीज क्या है, फर्स्ट है हमारा कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ में आपने मीन्स की आई थिंक सो 8 में है 1 प्लस ए प्लस बी रहेगा, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब कि ए प्लस 2 इज इक्वल टू 2 प्लस 1 भी होता है, क्योंकि ये भी 3 है और ये भी 3 है। ये एक्चुअली हमने पढ़ा होगा 8 में कि ए प्लस बी को हम बी प्लस ए लिख सकते हैं, कम्यूटेटिव लॉ में आप जाने होंगे, मतलब कि 1 प्लस 2 वो 2 प्लस 1 भी हो सकता है। सेम ऐसे ही क्या कहना है कि ए यूनियन बी को हम क्या लिख सकते हैं, बी यूनियन ए, और इसको क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ इसको एक्चुअली जानने के लिए, ध्यान रखने के लिए ये मैं बता देता हूँ। एंड इसके बाद क्या कह रहा है दूसरा, कि एक है एसोसिएटिव, ए यूनियन बी ब्रैकेट में है और बी यूनियन सी, इस पूरे का यूनियन सी ऐसा होगा, ए यूनियन बी यूनियन सी। क्या मतलब ये यदि ऐसा है ए प्लस बी प्लस सी लिखा हुआ है, ठीक, इस दोनों को पहले ब्रैकेट में बंद करते हैं, फिर ए प्लस बी प्लस सी, ये दोनों को बंद कर दिया, मतलब कि 1 प्लस 2 प्लस 3 लिखा हुआ है, इधर भी 1 प्लस 2 प्लस 3 है, ये दोनों पहले और ये दोनों पहले यहाँ, तो इस दोनों को करेंगे तो 3 और प्लस 3, इस दोनों को करेंगे तो 5 और इधर 1, तो ये 6 और ये 6। नहीं समझे, एक बार फिर से मान के चलिए ए प्लस बी, मान के चलिए ए प्लस बी ब्रैकेट में बंद है इधर, और इधर वाले में बी प्लस सी ब्रैकेट में बंद है, तो ए प्लस बी को हम पहले ऐड करेंगे तो 3 होता है, और ये 3 बचा, तो 3 प्लस 3 6, और बी प्लस सी को हमने ऐड किया तो पहले 5 हुआ और ये 1, तो ये भी 6, मतलब दोनों तरफ का वैल्यू तो सेम ही आ रहा है, मतलब दोनों बराबर है। वैसे ही सेम यहाँ पे ए यूनियन बी यूनियन है सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी, इसके दोनों को ब्रैकेट में ही लेके चलेंगे, ये बराबर होता है दोनों, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एसोसिएटिव लॉ, इसको बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ, ये एसोसिएटिव लॉ है, राइट। एंड अब क्या है इसके बाद, एक्चुअली ऊपर मिटा देता हूं, मैं ऊपर लिखता हूं, आइडेंटिटी लॉ है, एक लॉ ऑफ आइडेंटिटी, ए यूनियन फाइव क्या हो जाएगा, मान के चलिए ए में हमारे पास 1 2 3 4 इतना है, और 5 तो आपको पता ही है कुछ भी नहीं होता है। इस दोनों का यूनियन क्या बोले हैं कि ए में और बी में दोनों में जो एलिमेंट है प्लस में जो कॉमन भी है, तो ये पूरा एलिमेंट आ ही गया, सारा पूरा ये आ गया, लेकिन 5 में तो कुछ भी नहीं, तो मतलब ये पूरा ही रहेगा, तो इसका मतलब ए यूनियन 5 हो जाएगा हमारे पास ए, और इसको हम क्या लिखेंगे, लॉ ऑफ आइडेंटिटी, लॉ ऑफ आइडेंटिटी। ये 4 हो गया। अच्छा, इसमें हाँ 1 2
3 ही है क्या ये? तीसरा है ये। 4 और 5, 2 इसमें बचा हुआ है। 2 क्या बचा हुआ है? इजी है वो भी। एक है हमारे पास, कह रहे हैं कि आइडेम्पोटेंट लॉ। आइडेम्पोटेंट मतलब होता है एक ही, मतलब अकेला। ऐसे लिखा हुआ है कि ए यूनियन ए का खुद से यूनियन, ए का खुद से यूनियन। अच्छा, तो दोनों में हम क्या, हमने बताया कि जो दोनों का एलिमेंट हमें लेना है। ए का भी लेना है तो ए का 1 2 3 4 ले लिया, फिर ए का ही लेना है, दोबारा तो लेना ही नहीं है, तो मतलब ये भी क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं आइडेम्पोटेंट लॉ। एक्चुअली याद करने के लिए है, यदि कोई पूछ दिया कि आइडेम्पोटेंट लॉ क्या है, तो सीधा बोलना है यूनियन ऑफ सेम सेट, मतलब ए यूनियन ए, ठीक है। एंड इसके बाद थर्ड में आ जाता है हमारे पास यू यूनियन ए। अच्छा, यू यूनियन ए हमारे पास, मान लीजिए ये यू है और ए हमारे पास है 2 4 2 4 है। तो यहाँ पे यूनियन क्या हो जाएगा? यू यूनियन ये, यू मतलब यूनिवर्सल सेट एंड ए इसका सबसेट। तो क्या हो जाएगा? 2 4 तो इसमें है ही, तो पूरा यू ही लिखाएगा, तो यू आ जाएगा। उसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम लोग लॉ ऑफ यू, लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट, लॉ ऑफ यू। इसका कोई इतना मतलब भी नहीं था, लेकिन फिर भी एक बार जान लीजिए, लॉ ऑफ यू, ठीक है। इसका एक एग्जांपल देखते हैं एंड इसका फिर हम लोग इंटरसेक्शन ऑफ सेट करेंगे, ठीक है। एक एग्जांपल देख लेते हैं बस। अब एग्जांपल इसका एक यदि हम लोग देखें, कोई सा भी मान लीजिए सीधा लिखा हुआ है हमारे पास a इज इक्वल टू 2 4 6 और 8, ठीक है। एंड b इज इक्वल टू लिखा हुआ है 6 8 10 और 12। सो a यूनियन b इज इक्वल टू व्हाट? a यूनियन b इज इक्वल टू व्हाट? अच्छा, तो वेन डायग्राम के थ्रू दिखाए तो, क्योंकि हम जब इसमें पढ़ ही रहे हैं वेन डायग्राम के थ्रू, तो ये हमारा ये यूनिवर्सल बॉक्स और ए वाला बॉक्स ये, ठीक है। ए वाला बॉक्स ये और बी वाला बॉक्स ये। अच्छा, तो हमें अब थोड़ा सा यहाँ पे देखना है कि कौन कौन इसमें कॉमन आ सकता है। तो 6 और 8 कॉमन है, तो 6 और 8 यहाँ दिखाएगा। 10 12 बच रहा है, तो 10 और 12। ये बी तो पूरा हो गया, ये बी है और ये ए है। अब इसमें बच गया कौन सा? 2 4। एक्चुअली नहीं समझ में, मैं एक बार फिर से बताता हूँ, देख लीजिए। ए हमारे पास है 2 4 6 8। थोड़ा सा इसको लिखने में थोड़ा सा ध्यान रखना है। ए है हमारे पास 2 4 6 8 हमने लिख दिया। बी है 6 8 10 12, लेकिन लार्ज रहेगा, हमको कैसे पता चलेगा कौन कौन सा इसमें मीन्स की कॉमन वाला टर्म है? तो देख लेंगे हम लोग। 6 कॉमन है, ठीक है, कॉमन वाले में लिख दिया। 8 कॉमन है, कॉमन वाले में लिख दिया। अब हमारे पास लिखा है कौन सा? ये पूरा शेडेड एरिया। ये पूरा शेडेड एरिया क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारे पास ए यूनियन बी 2 4 6 8। ये तो है ही, लिखना ही है ए वाला टर्म। अब बी वाला भी टर्म लिखना है, लेकिन कॉमन को छोड़ के, कॉमन टर्म को हमने छोड़ दिया। ये हो गया हमारे पास। एक बार फिर से देख लीजिए। ए यूनियन बी में हमने कहा ये था, क्या कहा था कि ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए, ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए हमने लिख दिया 2 4 6 8। ऑल एलिमेंट्स ऑफ बी भी, ऑल एलिमेंट्स ऑफ बी भी देख लीजिए 6 8 10 12। लेकिन कॉमन वाले को सिर्फ हमने एक ही बार लिखा है, कॉमन वाले को सिर्फ एक बार लिखा है। ये हमारा ए यूनियन बी है और ये है डायग्राम के थ्रू ए यूनियन बी का, ठीक है। एंड अगला है हमारे पास इंटरसेक्शन ऑफ सेट। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। अच्छा, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स को क्या बताएंगे? इंटरसेक्शन ऑफ सेट, इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट ए एंड बी, 2 सेट का इंटरसेक्शन क्या होता है? कॉमन एलिमेंट ऑफ ए एंड बी, कॉमन एलिमेंट ऑफ ए एंड बी। मान लीजिए 2 सेट हमारे पास ए और बी है, तो उसका इंटरसेक्शन क्या होगा? तो कॉमन एलिमेंट ऑफ ए एंड बी, इसकी जो दोनों में कॉमन होगा उसी को हम इंटरसेक्शन बोलेंगे। ओके, ठीक है। तो इसको हम लोग लिखते हैं द इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट, द
intersection of two set A and B is the set. B is the set of all those elements which are common to both A and B। हिंदी में एक बार समझते हैं फिर इंग्लिश में। एक्चुअली हमारे कुछ पार्टिकुलर एरिया के लोगों को इंग्लिश की ज्यादा दिक्कत होती है, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको हिंदी में पहले समझाता हूँ। हिंदी में समझ में आ जाएगा तो आप उसको इंग्लिश में लिख सकते हैं। क्या कह रहे हैं? द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट ए एंड बी। हमको इसको हिंदी में समझ लीजिए। ए और बी का इंटरसेक्शन क्या होता है? कॉमन एलिमेंट ऑफ बोथ। ए और बी का दोनों का कॉमन एलिमेंट हमें बताना है कि इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट। तो ऐसे बताएंगे, द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट ए एंड बी आर द इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स। उस सारे एलिमेंट का सेट जो कि दोनों में कॉमन है, ए में और बी में भी। The intersection of two set A and B is the set of all those elements which are common to both A and B। अच्छा, इसको हम सिंबल के लिए दिखाते कैसे हैं? सिंबल में the symbol of intersection U का उल्टा, ये U को जब उलट देंगे तो वो इंटरसेक्शन का सिंबल हो जाएगा। ठीक है, मान के चलिए ऐसे। अब इसको हमको दिखाना है स्टेट बिल्डर फॉर्म में। तो स्टेट बिल्डर फॉर्म में क्या लिखेंगे? A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू X सच दैट X इज एन एलिमेंट ऑफ A या X इज एन एलिमेंट ऑफ B। ये भी तो या तो X का एलिमेंट है, नहीं तो दोनों इसके जो दोनों में कॉमन है उसी का एलिमेंट है। तो इसमें भी वही लिखा गया सच दैट X इज एन एलिमेंट ऑफ A एंड उसमें या तो A लिखाया था या B लिखाया था। इसमें क्या लिखाएगा? एंड लिखाएगा। इसमें का और इसमें का भी, उसमें था इसमें या इसमें। ठीक है ना? अब इसको डायग्राम में दिखाना है तो कैसे दिखाएंगे? हमने बताया था आपको, वैसे फिर बताते हैं। A और ये B, ये A है, ये B है और ये यूनिवर्सल सेट है। मान के चलिए ये वाला जो एरिया है जो ए और बी दोनों में कॉमन है उसको हम लोग लिखते हैं क्या? इंटरसेक्शन। ठीक है, अब इसमें भी कुछ सम प्रॉपर्टीज है। सम प्रॉपर्टीज तो इसका जो प्रॉपर्टीज है कुछ वो जैसे हमने पीछे दिया था कम्यूटेटिव, लॉ ऑफ आइडेंटिटी, एसोसिएटिव, सेम ऐसे ही है। अब फर्स्ट में है इसके, मान के चलिए A इंटरसेक्शन B होगा हमारे पास, B इंटरसेक्शन A। ज्यादा इसमें समझाने की जरूरत नहीं है। कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है, माइनस वाला नहीं है इसमें। वो जो दूसरा है हमारे पास A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। ठीक है, और यहाँ पे A इंटरसेक्शन B और इंटरसेक्शन C सेम है, इसकी कुछ भी बदल नहीं रहा है। जैसा हमारा यूनियन वाले में था यहाँ पे सेम वैसा ही है, तो इसीलिए मैं ज्यादा बता नहीं रहा हूँ आप लोगों को। और ये हमारा क्या है? एसोसिएटिव लॉ। थर्ड में हमारा क्या था? आइडेंटिटी, लॉ ऑफ आइडेंटिटी। मीन्स की फाइव यूनियन ए था ना, ए यूनियन फाइव, हाँ वही है। तो ए यूनियन फाइव कीजिए या फाइव इंटरसेक्शन ए कीजिए। अच्छा, इस दोनों में कॉमन क्या होगा?
कॉमन तो कुछ भी नहीं होगा, फाइव तो जीरो कुछ भी नहीं है, ए में कुछ तो है लेकिन फाइव में तो कुछ भी नहीं है क्योंकि एम्प्टी सेट होता है। तो एम्प्टी सेट में जब कुछ भी नहीं है तो कॉमन क्या हो पाएगा, कॉमन कुछ भी नहीं होगा तो ये हो जाएगा 5। और इसको हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ आइडेंटिटी। ओके, ऊपर लिखता हूं मैं थोड़ा सा इसको और इसके बाद एक एग्जाम्पल बताऊंगा। इसमें एक दो और एग्जाम ये क्या बोलते हैं प्रॉपर्टीज एंड इसके बाद एग्जाम्पल। तो लॉ ऑफ आइडेंटिटी हो गया है। आइडेंपोसेंट में वही सेम वाले का 4th नंबर है। तो क्या है कि सेम का होता है ना, ए इंटरसेक्शन ए, क्या हो जाएगा, दोनों में कॉमन क्या होगा, पूरा टर्म ही कॉमन है, इसको बोलेंगे आइडेंपोसेंट, आइडेंपोटेंट लॉ। ओके, एंड 5th में क्या हो जाएगा, उसमें हमने देखा था 5th में लॉ ऑफ यू। इसमें हम देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव क्या होता है, ऐसे है, ए इंटरसेक्शन बी ऐसे नहीं है, ऐसे है, ए इंटरसेक्शन और बी यूनियन सी। ये है ए इंटरसेक्शन और बी यूनियन सी, क्या हो जाएगा। तो वैसे हम लोग ऐसे करते थे कि 2 गुना 4 प्लस 5, इसको कैसे करते थे, 2 गुना 4 फिर बीच वाला साइन फिर 2 गुना 5, ऐसे करते थे ना डिस्ट्रीब्यूटिव में। 2 से पहले 4 को मल्टीप्लाई फिर 2 से 5 को मल्टीप्लाई, सेम यहाँ पे करना है। ए से बी को, ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, एंड उसके बाद फिर यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ये बंद खत्म कहानी। ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अच्छा, मान के चलिए कोई ऐसा 2 एलिमेंट आ गया, पहले इसको एक एग्जांपल देखते हैं, इसके बाद मैं एक चीज बताऊंगा। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। एग्जांपल है हमारे पास, ए इक्वल टू दिया हुआ है 1 2 3 10 तक, एंड बी इक्वल टू है 2 3 5 और 7। तो हमको पता है, दिख रहा है कि कॉमन क्या क्या है इसमें, सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि ये यहाँ से 10 तक है तो ये वाला टर्म ही कॉमन है, 2 3 5 और 7। इसको यदि हमें क्या बोलते हैं डायग्राम में दिखाना है तो डायग्राम में कैसे दिखाएंगे, ये हमारे पास ये है ए और ये है बी, तो 2 3 5 7, क्योंकि पूरा टर्म ही इसमें आ गया है। तो 1 लिखेंगे, 2 तो है ही, 3 है ही, 4 लिखेंगे, 5 है ही, 6 लिखेंगे, 7 है ही, 8 लिखेंगे, 9 लिखेंगे और 10 लिखेंगे। ये टर्म, ये बिंदु देना ही है क्योंकि उसका जगह है वो, इसलिए हम बिंदु दे दिए हैं, ठीक है। अब ए हमारा ये टर्म है एंड बी ये टर्म है, इस दोनों में कॉमन कौन सा है, 2 3 5 7 है तो 2 3 5 7 कॉमन आ गया है बस, ठीक है। अब यहाँ पे क्या एक चीज है, वी नोट दैट बी इज द सबसेट ऑफ ए। यहाँ पे क्या कह रहा है कि बी इज द सबसेट ऑफ ए, हाँ, क्योंकि बी का सारा एलिमेंट इसमें आ गया है। तो हमने क्या कहा था कि यदि ए का या बी का जो ए सबसेट बी लिखना है, तो ए का सारा एलिमेंट बी में होगा तो वो सबसेट कहलाएगा। तो इसका सारा एलिमेंट इसमें है, इसका मतलब बी इज द सबसेट ऑफ ए है। अच्छा, अब मान के चलिए यहाँ पे हमारे पास ऐसे रहता 11 12 13, दोनों में कोई भी कॉमन नहीं है। जब दोनों में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है तो उसको बोलते हैं डिसजॉइंट सेट। तो क्या बोलते हैं, डिसजॉइंट सेट। यहाँ पे एक्चुअली था, यहाँ पे क्या था 2 3 5 7, उसको भी एक लिख लीजिए एक चीज को। जब दोनों में इंटरसेक्शन वाले में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होगा तो उसको बोलेंगे डिसजॉइंट सेट। उसको बोलेंगे क्या, डिसजॉइंट सेट। इफ ए intersection B is equal to 5, then A और B
then A and B are called, then A and B are called disjoint set. disjoint set क्या कह रहा है, मान चलिए कि A और B का इंटरसेक्शन 5 होता है, A और B का इंटरसेक्शन 5 होता है, 5 मतलब कि एम्प्टी सेट बनता है, तो A को और B को क्या बोला जाएगा, डिसजॉइंट सेट बोला जाएगा, डिसजॉइंट सेट बोला जाएगा। ठीक है, अब इसमें आपको समझ में आ गया होगा, यूनियन समझ में आ गया, इंटरसेक्शन समझ में आ गया। अब एक बच रहा है इसमें डिफरेंस ऑफ सेट, डिफरेंस ऑफ सेट, तो डिफरेंस ऑफ सेट भी कर लेते हैं, वो भी छोटा सा ही है। difference of sets, the difference of the two set A and B, the difference of two sets A and B is the set of कौन सा, which consists या which contains only A, not element, the element which belongs to A but not to B, जो A से बिलोंग कर रहा है लेकिन B से बिलोंग नहीं कर रहा है। क्या कह रहे हैं, डिफरेंस में हम सबसे पहले मान के चलिए दो सेट है ना, A और B दो सेट है, तो इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं A माइनस बी। तो A माइनस बी क्या होगा, वैसा एलिमेंट जो A में है, जो A से बिलोंग कर रहा है, ठीक है, लेकिन B से बिलोंग नहीं कर रहा है। A में मान चलिए ऐसे है 1 2 3 4 5, ठीक है, और यहां से बिलोंग कर रहा है 2 4 5, 2 4 5 कर रहा है, ए से बिलोंग कर रहा है, 2 से बी में कौन कौन सा बिलोंग नहीं कर रहा है, तो 3 बिलोंग नहीं कर रहा है, ए बिलोंग नहीं कर रहा है, तो सिर्फ 1 और 3 लिखा है यहाँ, मीन्स कि बी वाला जो है उसको हटा देना है, जो ए में बी वाला है उसको हटा देना है, उसके बाद जो बचेगा वो हमारा डिफरेंस होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे द डिफरेंस ऑफ टू सेट ए and B is the set which belongs to A but not to B, क्या कह रहे हैं कि जो A से बिलोंग करता है लेकिन B से बिलोंग नहीं करता है। सिंबल में कैसे दिखाते हैं, सिंबल है इसका, सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं, सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करते हैं इसको A माइनस बी। ठीक है, A माइनस बी। अब इसका एक देख लीजिए डायग्राम के द्वारा, ये हमारा A है और ये B है, तो जो सिर्फ A में है, B के अंदर वाला नहीं, B को छोड़ देना है, B को छोड़ देना है। एक एग्जांपल जैसे देखते हैं, तो जैसे हमारे पास V दिया हुआ है, A E I O और U, ठीक है, एंड इसके बाद एक टर्म दिया हुआ है B A I K और U, और कह रहा है बताने के लिए V माइनस बी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो पहले है इसमें और इसमें देखना है कि इससे तो बिलोंग कर रहा है लेकिन इसमें नहीं होना चाहिए। अच्छा, A यहाँ है, I भी है, O भी है, कौन कौन नहीं है, तो ये दोनों नहीं है, U भी है, O नहीं, तो E और O बिलोंग नहीं करता है। ठीक है, अच्छा V माइनस बी तो ये हो गया, क्योंकि सिर्फ इसको ये देखना है, ये वाला टर्म यहाँ कौन कौन सा नहीं है, E और O नहीं है। अब हमें यदि ये देखना है B माइनस बी, तो ये टर्म यहाँ है, ये टर्म यहाँ है, ये टर्म यहाँ है, कौन सा टर्म नहीं है, सिर्फ यहाँ पे सिर्फ K वाला टर्म नहीं है। मतलब कि जो पहले है ना वो वाला टर्म अगले वाले टर्म में, मीन्स की जैसे हमें बताना है B माइनस वी, तो B में जो है उसको छोड़ के
उसको छोड़ के जो मीन्स की वी में जो जो चीज है ना वो सारा चीज ये देखना है वी में भी। वी में यदि वो है तो उसके अलावा जो बच गया है हमारे पास बी में वो लिखेंगे सिर्फ। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या बताया, द डिफरेंस ऑफ टू सेट ए एंड बी इज द सेट विच बिलोंग्स टू ए बट नॉट टू बी। जो ए से बिलोंग कर रहा है बी से नहीं कर रहा है। पहले वाले टर्म में है लेकिन दूसरे वाले टर्म में नहीं है, तो जो टर्म नहीं है उसी को सिर्फ लिखना है। ठीक है, तो ये मीन्स की इतना ही था हमारे पास इस चैप्टर को करने के लिए। एक्सरसाइज 1.4 को एक्सरसाइज 1.4 समझ ली। इस थ्योरी इतनी थ्योरी पे आपका कंप्लीट हो गया, खत्म हो गया। अभी देखते हैं कौन कौन सा चीज खत्म हो गया है एक्सरसाइज 1.4 में। 2-4 क्वेश्चंस करते हैं, उसके बाद आगे आप लोग करके लाएंगे, आप लोग बनाएंगे। ठीक है ना, फर्स्ट चैप्टर का एक्सरसाइज 1.4 में है, हमें बताना है फर्स्ट में फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट। मीन्स के नीचे कुछ पेयर्स दिए हुए हैं, उसका क्या बताना है, यूनियन बताना है। यूनियन ऑफ फॉलोइंग सेट्स, यूनियन ऑफ फॉलोइंग सेट्स। फर्स्ट वन में दिया हुआ है हमारे पास x इज इक्वल टू 1 3 5। ये चीज भी ध्यान रखना है क्योंकि सेट को हम लिखते हैं लास्ट टर्म के हिसाब से, और y ये दिया हुआ है 1 2 एंड 3। यूनियन बताना है x यूनियन y, तो एक लिखेंगे ही, अच्छा 2 भी है तो यहाँ लिख देंगे, 3 है दोनों में तो एक बार लिखेंगे और 5 लिखेंगे। मीन्स की x वाला टर्म नहीं लिखना है, y वाला भी टर्म लिखना है, लेकिन जो जो कॉमन है उसको सिर्फ एक बार। ठीक है, यदि इसको एक स्टेप और बढ़ा के लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं कि x में जो टर्म है तो x में 1 है 3 है 5 है, y में कौन कौन टर्म है तो 1 है 2 है एंड 3 है, इतना टर्म है। तो A1 एक बार है 3 एक बार है। ठीक है ना, तो ये चीज आप बनाने उसमें नहीं लिख सकते हैं, ये मैं आपको बताने के लिए लिख रहा हूँ। तो 1 को एक बार ही लिखेंगे, इसके बाद फिर 2 को लिख दिया, फिर 3 को एक बार ही लिखेंगे एंड फिर 5। x यूनियन y आपका ये होगा। ठीक है, डायरेक्ट लिखने से बेहतर है कि मैं आपको ये समझा दिया हूँ, ये वैसे लिखना नहीं है, आपको सिर्फ बताने के लिए मैं लिखा हूँ यहाँ पर। ठीक है, एंड ऐसे ही है क्वेश्चन 1 में 5 क्वेश्चन है, आप लोग कर सकते हैं, नहीं तो फिर मैं कल आप लोगों को करवाता हूँ एक्सरसाइज 1.4। 12 क्वेश्चन है इसमें, देखते हैं कहाँ तक होता है। ठीक है, आप लोग पढ़िए अच्छे से, जितना शेयर हो सके आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि शेयर करने से जो वैसे भी लोग जो अभी घर में हैं, नहीं कोचिंग कर पा रहे हैं, कहीं जा नहीं रहे हैं, तो वो लोग भी देखेंगे और चीजों को समझेंगे। ठीक है, और सबसे पहली चीज तो ये कि अभी पूरा लॉकडाउन है, किसी का भी क्लासेस मीन्स के ऑफलाइन हो नहीं रहा है, आप कहीं पे भी जाके पढ़ नहीं रहे हैं, तो आप जो भी आपका पढ़ाई हो रहा है वो ऑनलाइन ही हो रहा है, चाहे यूट्यूब से हो, चाहे आपने कोर्स लिया हो, जहाँ कहाँ से भी कोर्स लिया हो वो आप वहां पे पढ़ रहे होंगे या यूट्यूब से ऑनलाइन पढ़ रहे होंगे। ठीक है ना, तो वैसे लोग जो कोर्स नहीं लिए हैं तो ज्यादातर तो यूट्यूब से ही पढ़ रहे होंगे, तो यूट्यूब से आप पढ़ रहे हैं, बहुत ही अच्छा मटेरियल मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। 11th का अभी स्टार्ट किया हूँ बहुत ही स्लोली, बनाने को तो मैं फटाफट क्वेश्चन नंबर 1 का मैं 4 बनाऊं और इसके बाद में क्वेश्चन नंबर सीधा 5 बनाऊं, बीच वाला थोड़ा सा समझा गया, लेकिन नहीं, मैं सारा क्वेश्चन आप लोगों को बताऊंगा। क्वेश्चन 1 फिर क्वेश्चन 2 का भी पूरा जितना भी क्वेश्चन है सारे में इसको पूरा A to Z में करवाते हुए जाऊंगा, और इसके बाद कुछ 1 नंबर में इसके ऑब्जेक्टिव वाले जो क्वेश्चन है वो भी करवाऊंगा। आप लोग घर में रह के ही पढ़िए, चीजों को समझिए। ठीक है, क्योंकि 11th आपका छूट गया समझ लीजिए, तो 12th छूट गया, और 12th छूट गया तो समझ लीजिए कि सब चीज छूट गया। तो 11th आपका बहुत अच्छा बहुत मजबूत हो गया, तभी 12th आपका मजबूत हो सकता है। सिर्फ 12th के बेसिस पे आप 12th तो क्लियर कर सकते हैं, मीन्स की आपका इंटर हो सकता है, लेकिन आगे यदि आपको कुछ करना है, आगे जाना है, आगे कुछ पढ़ना है और या कुछ बनना है इसी फील्ड में, मीन्स की मैथमेटिक्स वाले फील्ड में, इसी सेक्टर में, ठीक है, तो आपको 11th भी आपका मजबूत होना चाहिए, फिर 12th आपका मजबूत हो पाएगा। क्योंकि 11th आप नहीं समझे रहेंगे तो 12th समझेंगे लेकिन थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, इसलिए 11th पहले समझिए। आप लोग घर पे रहें, सुरक्षित रहिए। थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए।